आज हम लोग समाजशास्त्र के प्राणी शास्त्रीय या जनसंख्यात्मक कारकों पर विचार करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग सामाजिक परिवर्तन के प्राणी शास्त्रीय दृष्टिकोण के बारे में बात करें तो यहाँ पर दो तीन बिंदुओं के आधार पर इसको स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। सबसे पहले ये बात कही जा सकती है कि प्रत्येक प्राणी प्रत्येक पर्यावरण में जीवित रहने योग्य नहीं है। यहाँ पर ये एक स्वाभाविक तथ्य है कि कोई भी प्राणी सभी तरह के पर्यावरण में जीवित नहीं रह सकता। कुछ पर्यावरण उस प्राणी के लिए योग्य होते हैं, उचित होते हैं, अनुकूल होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। यहाँ पर अगर उस पर्यावरण में व्यक्ति या प्राणी जीवित नहीं रह सकता है तो प्राणी शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार प्रकृति उस प्राणी या उस व्यक्ति को मृत्यु के लिए चुन लेती है। अर्थात जब कोई प्राणी किसी पर्यावरण में जीवित नहीं रह सकता है तो प्राकृतिक रूप से उसकी मृत्यु सुनिश्चित होती है। प्रकृति ये सुनिश्चित करती है कि उसकी मृत्यु हो जाए। इस चुनाव की प्रक्रिया को प्राकृतिक प्रवरण या नेचुरल सिलेक्शन कहा जा सकता है। यहाँ पर जब किसी प्राणी या किसी व्यक्ति को प्रकृति मृत्यु के लिए चुन लेती है क्योंकि वो अपने आसपास के पर्यावरण के अनुकूल नहीं है या अनुकूल नहीं बन सकता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग प्राकृतिक प्रवरण या नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। इस नेचुरल सिलेक्शन से बचने के लिए या इस मृत्यु से बचने के लिए, नेचुरल सिलेक्शन से होने वाली मृत्यु से बचने के लिए हर जीवित प्राणी अपने अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष करता है। स्वाभाविक है, कोई भी प्राणी मृत्यु नहीं चाहता है। हर प्राणी, हर जीवाश्म, हर सेल, हर जीवित चीज़ अपने जीवन को सुनिश्चित करने के लिए, उसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए सदैव प्रयासरत रहता है। उसी प्रकार कोई भी जीवित प्राणी, चाहे वो अपने पर्यावरण से अनुकूलन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, वो सदैव ये प्रयास करता है कि वो जीवित रहे। तो प्रत्येक प्राणी अपने अस्तित्व के लिए, अपने जीवन के लिए संघर्ष करता है। यहाँ पर हर संघर्ष या इस संघर्ष के द्वारा समाज में परिवर्तन होता है। मतलब जब व्यक्ति संघर्ष करता है, जब प्राणी संघर्ष करता है अपने जीवन के लिए, तो वो अपने आप को सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल अगर नहीं बना पाता है तो वो सामाजिक परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। तो यहाँ प्राणी शास्त्रीय दृष्टिकोण ये कहता है कि ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर्यावरण अनुकूल ना हो और प्रकृति या प्राकृतिक रूप से मृत्यु सुनिश्चित हो, तब मृत्यु जिस प्राणी की सुनिश्चित होने की संभावना है वो ऐसा संघर्ष करता है जिससे कि सामाजिक परिवर्तन हो। इस प्राणी शास्त्रीय दृष्टिकोण को हम लोग और स्पष्ट रूप से चार्ल्स डार्विन द्वारा प्राकृतिक प्रवरण के सिद्धांत द्वारा समझ सकते हैं। चार्ल्स डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी जो है, उसके आधार पर हम इस सिद्धांत को या इस प्राणी शास्त्रीय दृष्टिकोण को समझ सकते हैं। यहाँ पर चार्ल्स डार्विन कहते हैं कि प्रत्येक नई पीढ़ी में वंशानुसंक्रमण तत्व परिवर्तित होते रहते हैं। हम लोगों ने देखा है कि जब भी कोई नई गर्भ में शिशु बनता है तो यहाँ पर उसके अंदर जो वंश के या उसके जीन्स जो होते हैं, उसके जो गुण होते हैं, वो उसके माता और पिता से उसको प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक नए प्राणी एक नए प्रकार की प्राणी शास्त्रीय संरचना के द्वारा उत्पन्न होता है, प्राणी शास्त्रीय संरचना को लेकर उत्पन्न होता है। इसको ही चार्ल्स डार्विन कहते हैं कि प्रत्येक नई पीढ़ी में वंशानुसंक्रमण तत्व परिवर्तित होते रहते हैं। यहाँ पर डार्विन कहते हैं कि वंशानुसंक्रमण परिवर्तन के द्वारा शारीरिक विशेषताएं निर्धारित करने वाले वाहकाणु या जीन्स परिवर्तित होते रहते हैं। जीन्स को हम लोग जानते हैं, इसको हिंदी में हम लोग वाहकाणु भी कह सकते हैं। यहाँ पर चार्ल्स डार्विन कहते हैं कि जब वंशानुसंक्रमण
परिवर्तित होता है, जब जो व्यक्ति का वंश के आधार पर जो मिलने वाली विशेषताएं हैं वो परिवर्तित होती हैं, तो वहाँ पर सबसे प्रमुख रूप से ये प्रदर्शित होता है उसकी शारीरिक विशेषताओं में अंतर के द्वारा। और शारीरिक विशेषताएं निर्धारित करने वाले वाहकाणु परिवर्तित होते हैं, तभी शारीरिक विशेषताएं बदलती हैं। यहाँ पर वाहकाणु परिवर्तन को प्रवर्तन प्रक्रिया या उत्परिवर्तन प्रक्रिया के रूप में कहा जा सकता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन। उत्परिवर्तन को हम लोग कहते हैं प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब जब जीन्स जो हैं, जो वाहकाणु हैं, जो पूर्ववर्ती पीढ़ी में थे, वो जब परिवर्तित स्वरूप में अगली पीढ़ी में दिखाई पड़ने लगते हैं, तो इसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन या उत्परिवर्तन प्रक्रिया। यहाँ पर जब शारीरिक विशेषताएं परिवर्तित हो गई, वंशानुसंक्रमण के द्वारा शारीरिक विशेषताएं परिवर्तित हुई, वाहकाणु परिवर्तित हुए और उत्परिवर्तन प्रक्रिया इसमें सब में दिखाई पड़ने लगी, तब क्या होता है, उत्परिवर्तन प्रक्रिया द्वारा प्राणी की शारीरिक और मानसिक विशेषताएं परिवर्तित होती हैं। यहाँ पर शारीरिक और मानसिक विशेषताओं के परिवर्तन के कारण कई मानसिक या शारीरिक विशेषताएं भी उत्पन्न हो सकती हैं और कई दोष भी उत्पन्न हो सकते हैं जो पूर्ववर्ती पीढ़ियों में नहीं थे। जब प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन होता है, जब उत्परिवर्तन की प्रक्रिया होती है, तो यहाँ पर जो नए जीन्स बनते हैं या जो नई शारीरिक विशेषताएं या जो नई मानसिक विशेषताएं उत्पन्न होती हैं किसी प्राणी में, तो वो दोषयुक्त भी हो सकती हैं। दोषयुक्त इस अर्थ में कि जो पर्यावरण है उससे अनुकूलन करने की क्षमता उसमें कम हो सकती है। उसमें कोई ऐसा दोष उत्पन्न हो सकता है जो पर्यावरण का अनुकूलन कराने में प्राणी का सहयोग ना कर सके और उसकी मृत्यु की ओर उसको ले जा सके। तो यहाँ पर विशेषताओं में परिवर्तन के कारणवश कई नई शारीरिक व मानसिक दोष उत्पन्न हो सकते हैं। इन दोषों के कारण प्रकृति के अनुकूलन न कर पाने पर दोषपूर्ण व्यक्ति का, दोषपूर्ण गुणों से युक्त व्यक्ति का, जब वो अनुकूलन नहीं कर पाता है अपने प्राकृतिक पर्यावरण से, तो उसको निरसन या एलिमिनेशन के दौर से गुजरना पड़ सकता है। वही चीज़ जो पहले प्राणी शास्त्रीय दृष्टिकोण में कही गई थी कि जब प्रकृति के प्राकृतिक पर्यावरण से अनुकूलन व्यक्ति नहीं कर पाता है, तो उसको मृत्यु की ओर अग्रसर होना पड़ता है, जिसको निरसन या एलिमिनेशन की प्रक्रिया कहा है चार्ल्स डार्विन ने। यहाँ पर चार्ल्स डार्विन कहते हैं कि दोष मुक्त प्राणी ही प्रकृति के साथ या पर्यावरण के साथ अनुकूलन कर पाता है और इसी योग्य व्यक्ति का प्राणी समूह में विलयन मतलब एब्जॉर्प्शन हो पाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वाहकाणुओं में परिवर्तन होता है वंशानुसंक्रमण के द्वारा, जब वाहकाणुओं में परिवर्तन होता है, उसके द्वारा शारीरिक और मानसिक विशेषताएं बदलती हैं। शारीरिक और मानसिक विशेषताएं अगर ऐसे परिवर्तन की ओर ले जाती हैं जो पर्यावरण से अनुकूलन कराती हैं, बेहतर अनुकूलन कराती हैं व्यक्ति का, तो वो उस प्राणी के लिए या उस व्यक्ति के लिए एब्सॉर्प्शन या विलयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। पर अगर उसके शारीरिक और मानसिक गुण ऐसे बन जाते हैं, उसकी शारीरिक और मानसिक विशेषताएं ऐसी बन जाती हैं जो उसकी प्राकृतिक पर्यावरण से अनुकूलन को कम करते हैं, तो वो निरसन या एलिमिनेशन की प्रक्रिया की ओर बढ़ता है। यहाँ पर वही बात आ जाती है कि जो भी चीज़ प्राकृतिक रूप से उपलब्ध, प्राकृतिक रूप से उपस्थित पर्यावरण से अनुकूलन नहीं कर पाती है, तो वो एलिमिनेशन या मृत्यु की ओर बढ़ती है, और जो उस पर्यावरण से अनुकूलन कर पाते हैं केवल वही जीवित रह सकते हैं। इसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी कहा है चार्ल्स डार्विन ने, जिसे हम लोग हिंदी में कह सकते हैं कि केवल सबसे योग्य प्राणी ही प्राकृतिक रूप से या संसार में जीवित रहता है। यहाँ पर प्रकृति में अस्तित्व के लिए संघर्ष करते समय 3 प्रकार के संघर्षों को मुख्य रूप से व्यक्ति या प्राणी करता है। एक तो प्राणी का प्रकृति से संघर्ष, प्राकृतिक दशाओं से संघर्ष। दूसरा होता है प्राणी का अन्य प्राणियों से संघर्ष, जैसे
मनुष्य का किसी हिंसक पशु से संघर्ष या किसी शाकाहारी पशु का मनुष्य से संघर्ष, क्योंकि मनुष्य उसका आहार बना सकता है। तो यहाँ प्राणी का दूसरे प्राणी से संघर्ष या प्राणी का प्रकृति संघर्ष, और अंतिम संघर्ष होता है प्राणी का प्राणी से संघर्ष। दो मनुष्य समूहों के बीच में हुआ युद्ध या संघर्ष इस श्रेणी में आती है। सेम एक ही सी प्रजाति के दो प्राणियों के बीच में जब संघर्ष होता है तो उसे प्राणी से प्राणी का संघर्ष कहते हैं। अब ये प्राणी शास्त्रीय दृष्टिकोण को जो हम लोग देखते हैं, ये संक्षेप में जो हम लोगों ने समझा है, तो इसकी आलोचना भी की जाती है। एक पुराना सिद्धांत है ये इसकी उसके बाद काफ़ी इस पर बातचीत हुई, इस पर काफ़ी कुछ शोध हुआ और लोगों ने कहा कि समाज में सहयोग की भावना की यह सिद्धांत उपेक्षा करता है। यहाँ पर यह कहा जाता है कि समाज में केवल संघर्ष ही सबसे बड़ा तथ्य नहीं है, सबसे जो डोमिनेंट फैक्टर है वो सिर्फ संघर्ष नहीं है, एक सहयोग की भावना भी बहुत प्रबल रूप से समाज में पाई जाती है। और ये भी पाया गया है अध्ययनों के द्वारा कि पौधे और पशुओं में एक दूसरे को मारने की अपेक्षा, एक दूसरे की जान लेने, एक दूसरे को मृत्यु की ओर अग्रसर करने की अपेक्षा एक दूसरे से सहयोग की भावना भी बहुत प्रबल रूप से उपस्थित होती है। और इसे हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के रूप में भी देख सकते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है एक दूसरे को जीवित या एक दूसरे को जीवित रखने में सहयोग देने वाली एक अंतर संबंध, ये होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी पौधों और पशुओं में कई बार देखने को मिलता है, जिसमें एक जीवित जो जीवाश्म है दूसरे जीवाश्म को जीवित रखने के लिए प्रयासरत रहता है और इस प्रकार दोनों ही अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करते हैं। तो ये कहा जाता है कि सहयोग की भावना भी बहुत प्रबल है। केवल मृत्यु ही प्राकृतिक रूप से अंतिम सत्य या तथ्य नहीं है। यहाँ पर कई बार प्रकृति में अगर योग्य नहीं भी है व्यक्ति तो वो दूसरे योग्य व्यक्ति के सहयोग से जीवित रह सकता है। एक प्राणी, एक जीवाश्म अगर उतना योग्य नहीं है प्रकृति से अनुकूलन करने में, प्राकृतिक दशाओं से अनुकूलन करने में, तो वो दूसरे की सहायता से जीवित रह सकता है। इसी तरह सामाजिक कारणों की भी अवहेलना की गई है। सामाजिक जो कारण होते हैं, जैसे युद्ध के कारण कई बार ऐसा होता है कि बहुत योग्य व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और युद्ध के उपरांत वही लोग बचते हैं जो अपंग, वृद्ध या कमज़ोर होते हैं। तो यहाँ पर भी ये प्राणी शास्त्रीय दृष्टिकोण जो चार्ल्स डार्विन का है वो उपयोगी या सत्य सिद्ध नहीं लगता है। इसी तरह पर्यावरण के प्रदूषण के द्वारा भी योग्य व्यक्ति और अयोग्य व्यक्ति समान रूप से प्रभावित हो सकते हैं। यहाँ पर केवल अयोग्य व्यक्तियों का निरसन नहीं होता है। चिकित्सा सुविधाओं की उन्नति, विज्ञान की उन्नति, इन सब के द्वारा भी कई बार ऐसे प्राणियों की, ऐसे व्यक्तियों की, ऐसे जीवाश्मों की संरक्षण किया जाता है, उनकी जीवन को सुनिश्चित कर दिया जाता है जो अन्यत्र जीवित नहीं रहते अगर उन्हें प्राकृतिक दशाओं में मुक्त रूप से विचरण करने दिया जाता। यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें होती हैं जब बहुत गंभीर बीमारियाँ हो जाती हैं, कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो बीमारियों की तरफ ज़्यादा उन्मुख होता है, उसका शरीर ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं रखता है, तब भी दवाइयों के द्वारा उसकी प्राण रक्षा की जा सकती है। धन के द्वारा दवाइयाँ खरीदी जा सकती हैं, धन के द्वारा उसकी जीवन की रक्षा की जा सकती है। तो यहाँ भी प्राणी शास्त्रीय दृष्टिकोण उपयोगी या सत्य सिद्ध नहीं लगता। अब यहाँ पर प्राणी शास्त्रीय दृष्टिकोण की आलोचना जब हम लोग करते हैं तो प्राणी शास्त्रीय दृष्टिकोण को प्राकृतिक प्रवरण भी कहा गया है। प्राकृतिक प्रवरण का जो सिद्धांत है, नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है, इसकी आलोचना के स्वरूप सामाजिक प्रवरण का सिद्धांत दिया गया है, जिसे हम लोग थ्योरी ऑफ सोशल सिलेक्शन कहते हैं। ये नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी थी। प्राकृतिक प्रवरण, जैसे अभी हम लोगों ने जिसकी बात की, प्राणी शास्त्रीय दृष्टिकोण है, और ये प्राकृतिक प्रवरण की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है। वैसे थ्योरी ऑफ सोशल सिलेक्शन या सामाजिक प्रवरण का भी सिद्धांत है। ये सिद्धांत कहता है कि मनुष्य केवल प्राणी शास्त्रीय प्राणी नहीं है, वो एक समाजशास्त्री प्राणी भी है।
केवल प्राणी शास्त्रीय रूप से एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की तरह हम लोग व्यक्ति या प्राणी को नहीं देख सकते हैं। समाज में रहते हुए बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके कारण उसकी जीवन की दशाएं निर्धारित होती हैं। तो एक प्राणी या एक व्यक्ति एक समाजशास्त्री प्राणी भी है। मैकाइवर और पेज बहुत प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं। उन्होंने कहा है कि यदि मानव समाज में उत्पन्न शक्तियां सामाजिक संबंधों के माध्यम से क्रियाशील रहते हुए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करें जिनमें संपूर्ण जनसंख्या या उसके विभिन्न समूहों की संतानोक्ति तथा जीवित रहने की दरें प्रभावित होती हैं, तो उस प्रक्रिया को हम सामाजिक प्रवरण कहते हैं। जो चीज़ कहने का प्रयास किया जा सकता है वो ये है कि यदि मानव समाज में ऐसी सामाजिक संबंधों के ऐसे सामाजिक संबंध हैं जिसके माध्यम से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं कि संपूर्ण जनसंख्या या उसके विभिन्न समूहों की जीवित रहने की दरें प्रभावित होती हैं, तो उस प्रक्रिया को हम सामाजिक प्रवरण कहते हैं। जब समाज में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हों जहां पर कि ये सुनिश्चित हो सके कि व्यक्ति का जीवन बना रहेगा, भले ही वो व्यक्ति प्राकृतिक पर्यावरण से अपने आप को अनुकूल करने में उतना सक्षम ना भी हो, तो यहाँ पर वो सामाजिक दशाएं अगर ये निर्धारित कर देती हैं कि जीवन उसका बना रहे, तो यहाँ सामाजिक प्रवरण का सिद्धांत ज़्यादा उपयोगी प्रतीत होता है। अब यहाँ पर सामाजिक प्रवरण के दो स्वरूप देखे जा सकते हैं। एक तो प्रत्यक्ष स्वरूप है जिसमें मनुष्य जानबूझकर ऐसी सामाजिक परिस्थितियां उत्पन्न करता है जिससे मृत्यु दर और जन्म दर प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए समाज में स्वच्छता की वृद्धि, स्वास्थ्य विज्ञान में उन्नति या परिवार नियोजन के द्वारा मनुष्य स्वयं ही अपनी मृत्यु दर और जन्म दर को निर्धारित कर सकता है। वो मनुष्य अपने ज्ञान, अपने बुद्धि, अपने विज्ञान की उन्नति के द्वारा ये निर्धारित कर सकता है कि मृत्यु दर या जन्म दर उसकी इच्छा के अनुसार बनी रहे। यहाँ पर प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक पर्यावरण से अनुकूलन करने से कोई भी इसका संबंध नहीं रह जाता है। वो स्वयं, मनुष्य स्वयं या मनुष्य का समूह स्वयं ये निर्धारित करता है कि एक मनुष्य का या अपने समूह के सदस्य की मृत्यु दर क्या रहेगी, उसकी जन्म दर क्या रहेगी, वो चीज़ें वो स्वयं निर्धारित कर लेता है। यहाँ पर यह है प्रत्यक्ष स्वरूप सामाजिक प्रवरण का। इसी प्रकार अप्रत्यक्ष स्वरूप भी है एक सामाजिक प्रवरण का, जो कहता है कि जब समाज में जानबूझकर किए गए कार्य के द्वारा कुछ ऐसी अनजानी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जिनके द्वारा जन्म दर और मृत्यु दर प्रभावित हो। ये सामाजिक प्रवरण का अप्रत्यक्ष स्वरूप है। इसे उदाहरण के लिए हम लोग, इसका उदाहरण जो है हम लोग देख सकते हैं कि बड़े उद्योगों की स्थापना अक्सर आर्थिक उन्नति के लिए की जाती है, परंतु गंदगी और बीमारियां बढ़ने से वहाँ पर वो मृत्यु दर को भी बढ़ावा दे सकते हैं। ये जो अप्रत्यक्ष स्वरूप है सामाजिक प्रवरण का, ये कुछ लेटेंट फंक्शन जो लेटेंट फंक्शन मर्टन ने दिया था। बहुत प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं मर्टन। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था लेटेंट फंक्शन का। तो उसमें उन्होंने लगभग यही बात कही है कि कई बार ऐसे कार्य करता है व्यक्ति जो कार्य किए किसी और लक्ष्य से जाते हैं, पर उनमें कुछ ऐसे परिस्थितियां उत्पन्न करने की क्षमता होती है जो कुछ अलग ही कार्य को अंजाम देते हैं। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि कई बार अप्रत्यक्ष रूप में सामाजिक प्रवरण में कई ऐसी कार्य होते हैं समाज में जो ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न करते हैं जो व्यक्ति की जन्म दर और मृत्यु दर को निर्धारित कर देते हैं। यहाँ पर भी प्राकृतिक अनुकूलन मृत्यु दर या जन्म दर का निर्धारक कारक नहीं है। यहाँ पर इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग प्राणी शास्त्रीय या जनसंख्यात्मक कारकों की चर्चा करते हैं सामाजिक परिवर्तन में, तो यहाँ पर दो तरह के सिद्धांत प्रबल रूप से हमको देखने को मिलते हैं। एक नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी जिसे हम लोग प्राकृतिक प्रवरण कहते हैं, और एक है सोशल सिलेक्शन की थ्योरी जिसे हम लोग सामाजिक प्रवरण का सिद्धांत कहते हैं।